नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी हम शुरू करेंगे लोकसभा। इससे पहला लेक्चर जो हमारा हुआ है वो राज्यसभा की पावर को लेकर, अपॉइंटमेंट्स को लेकर और उसकी जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ जो पीरियड है या जो पावर्स हैं उसको लेकर हमने बात करी है। अभी हम बात करेंगे लोकसभा के लेकर, लोकसभा की प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है संविधान पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में कौन मेंबर होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है और किस तरीके से कमेटीज या जो बजट होता है किस तरीके से यहाँ पर लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। या देश की सरकार जो होती है, ठीक है, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा के अंदर बैठती है, लोकसभा के अंदर बैठ के नीतियाँ पॉलिसीज बनाती है। तो किस तरीके से पॉलिसी से जो नीतियाँ हैं या जो देश के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज को बनाना जो आपकी देश के नागरिक हैं और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के काम करती है एक तरीके से पॉलिसीज पर, उस पर यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है? तो बात करते हैं आपकी लोकसभा के अंदर टोटल जो सीट है वो 550 है। पहले 552 हुआ करती थी, पर 2020 से इसको कम कर 550 कर दिया गया है, क्योंकि दो होते थे एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया गया है। आपसे राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन को जो अपॉइंट नहीं करेंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे लोकसभा के अंदर। तो अभी की डेट में आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए एट प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की टोटल सीट कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? एट प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की टोटल सीट है 550 के आसपास। क्लियर है? तो इसमें 530 जो सीट है वो स्टेट से आती है और 20 सीट कहाँ से आती है? आपकी यूटी से आती है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी से आती है। और 530 कहाँ से आती है? आपकी स्टेट यानी राज्यों से आती है। इसके बाद बात करें जो इनके इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधा निर्वाचन होता है इनका। और इनका निर्वाचन किन के द्वारा किया जाता है? भारत की जनता के द्वारा। नेक्स्ट है, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, एक वर्ड काम करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। एग्जाम में कई बार ये वर्ड पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये वर्ड किस इलेक्शन और प्रोसेस में या किस इलेक्शन में काम करता है, तो आप बताएंगे लोकसभा के या राज्य के विधानसभा के इलेक्शन में काम करता है। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी। क्या है? एलिजिबिलिटी टू वोट, यानी लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने के लिए मिनिमम एज ऑफ क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? तो मिनिमम एज ऑफ क्राइटेरिया होना चाहिए 18 ईयर्स, ठीक है। 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी इंडियन लोकसभा या राज्यसभा, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें वोट डाल सकता है। क्लियर है? यानी डायरेक्ट इलेक्शन का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट है, वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18, यानी वोटिंग एज जो पहले 21 हुआ करती थी इसको 18 यानी 18 साल कब किया गया? तो वोट डालने का अधिकार 21 से 18 कब किया गया? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 61 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में जो आपकी वोटिंग एज है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। इसके बाद बात करें, लोकसभा के अंदर एक प्रोसीजर काम करता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो प्रोसीजर है वो किस इलेक्शन में काम करता है? तो वो काम करता है राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में भी, ठीक है। तो ये है आपका लोकसभा से रिलेटेड। बात करते हैं लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किन किन मामलों में किया जा सकता है, किन किन मामलों में लोकसभा के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 1, एब्सेंस के मामले में अगर कोई भी पर्सन 2 महीने से ऊपर लोकसभा की किसी भी कार्यवाही में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, डबल मेंबरशिप के मामले में अगर वो मेंबर लोकसभा का मेंबर चुने जाने के योग्य था और वो चुना भी गया और उसी समय वो किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य था, तो ऐसे में वो एक समय पर सिर्फ एक ही हाउस का मेंबर बने रह सकता है, या तो राज्यों की विधानसभाओं का बना रह ले या लोकसभा का रह ले, ठीक है। तो ऐसे में डबल मेंबरशिप के मामले में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिजिग्नेशन के मामले में अगर कोई रिजाइन दे सकता है, अगर कोई भी मेंबर अपनी मर्जी से रिजाइन कर रहा है तो वो अपनी पोस्ट को छोड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ दिलाने का काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं या लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनको सैलरी या इनके अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है? तो लोकसभा के मेंबर्स और उनकी सैलरी जो अलाउंसेस होते हैं उनको डिसाइड करने का राइट होता है भारत की संसद यानी पार्लियामेंट के पास में। भारत की पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के पास में राइट होता है कि उनके जो राइट्स होते हैं, उनके अलाउंसेस होते हैं, उनकी सैलरी होती है, उनको एक तरीके से डिसाइड कर सकती है। तो ये सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशन या जो ओथ और सैलरी से रिलेटेड जो मामले हैं वो
लोकसभा के सदस्यों से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें आपकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, तो इसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं, पर फिर भी यहाँ 2-3 लाइन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ही शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी और करप्ट प्रैक्टिस इन इलेक्शन, यानी उन्हें चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया जाए। अगर ऐसे किसी भी चुनाव के इलेक्शन के मामले में अगर उनका भ्रष्ट आचरण का दोषी उनको पाया जाता है तो उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ही शुड होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पहले भी बात कर चुके हैं, अगर वो लोकसभा का मेंबर चुने जाने के योग्य हैं या पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर बनने, किसी भी हाउस का मेंबर बनने जा रहे हैं, तो वो उस समय कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट हैव बीइंग डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू दिस स्टेट, यानी किसी भी कारण से वो गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस ना किया गया हो, ठीक है, डिसमिस ना किया गया हो, डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करते समय उसको डिसमिस कर दिया जाता है उसकी पोस्ट से, तो वो भारत में किसी भी टाइप का इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं होगा। क्लियर है? या डिसलॉयल्टी के मामले में उसने अपने देश से विश्वासघात किया हो, डिसलॉयल्टी की हो, अपने देश की कोई भी एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी अदर कंट्री के साथ में शेयर करी हो, तो ऐसे में डिसलॉयल्टी के मामले में उसके ऊपर क्या चलेगा, सेडिशन लगेगा। और देशद्रोह का मामला, अगर देशद्रोह का आरोप किसी के ऊपर साबित हो गया है तो ऐसे में वो व्यक्ति कभी भी भारत में इलेक्शन लड़ने के योग्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका इफ ही इज इंसॉल्वेंट, यानी अगर वो दिवालिया है, ठीक है, अगर वो दिवालिया है या वो पागलपन अगर वो दिवालिया है या उसको पागल घोषित किया गया है, तो ऐसे में वो इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए एक मिनिमम सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। अगर कोई पर्सन अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, ठीक है, दिवालिया का मतलब क्या होता है, आपने किसी से पैसा लिया और फिर आपने उसको पैसा देने से मना कर दिया कि मेरे पास में पैसा नहीं है, ऐसे में मैं क्या हूँ, मेरी जेब खाली है, मैं ठन गोपाल हूँ, ऐसे में वो क्या होगा, दिवालिया हो जाएगा। तो दिवालिया होने पर वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी तो देनी पड़ेगी ना, विदाउट सिक्योरिटी मनी का इलेक्शन कैसे लड़ सकता है। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट हैव पनिश फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डोरी एंड सती, यानी अगर भारत में जितने भी आपके कह सकते हैं कि पनिशेबल ऑफेंस होते हैं, सामाजिक अपराध के को करने के लिए कुछ एक्टिविटी है, अगर वो उसमें वो शामिल पाया जाता है किस किस मामले में, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के मामले में, दहेज के मामले में, या सती सिस्टम के मामले में, ठीक है, या चाइल्ड मैरिज के मामले में, तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लायक नहीं है। अब बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा की। लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। नंबर 1, इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स मेंबर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है। नंबर 2, स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का जो स्पीकर अध्यक्ष है वो कितने समय के लिए अध्यक्ष बना रहेगा। तो लोकसभा का जो मेंबर है वो जब तक अध्यक्ष बना रहेगा जब तक लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, ठीक है, जब तक स्पीकर बना रह सकता है। नेक्स्ट है स्पीकर कैन रिमूव द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 3 केसेस, यानी स्पीकर को किन किन मामलों में रिमूव किया जा सकता है, तो हम करेंगे 3 केसेस पर। नंबर 1, ऑन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, यानी उनको लोकसभा की मेंबरशिप उनकी टर्मिनेट हो जाती है तो ऑलरेडी वो उनकी पोस्ट जो है एक तरीके से वैकेंट मान ली जाएगी। नेक्स्ट है रिजाइन बाय द राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो अपनी मर्जी से डेप्यूटी स्पीकर को यानी उपाध्यक्ष को रिजाइन लिख के दे देते हैं तो वो उनकी पोस्ट वैकेंट मान ली जाएगी। नेक्स्ट है रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास अ मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा गिवन, अगर लोकसभा के मेंबर मेजोरिटी से उनको उनके पोस्ट से हटाने का रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो उनकी पोस्ट से वैकेंट मान ली जाएगी, पर उनको उनकी पोस्ट से हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन पास करना होगा इससे पहले उनको 14 दिन का एक एडवांस नोटिस देना जरूरी है, यानी बिना 14 दिन के एडवांस नोटिस दिए लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर उनको हटाए जाने के ऊपर कोई भी कार्यवाही स्टार्ट नहीं करी जा सकती। क्लियर है? बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। नंबर 1, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर, यानी लोकसभा के अंदर डेप्यूटी स्पीकर की डेट कौन फिक्स करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट ही ऑल्सो प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम सच अ सिटिंग, यानी अगर किसी भी कारण से जॉइंट सिटिंग होती है और जॉइंट सिटिंग के मामले में
जो अध्यक्ष है वो उस समय प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास में पावर है कि वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कर सकते हैं। अब बात करें लोकसभा या पार्लियामेंट के अंदर कुछ स्पेशल टर्म काम करती है। स्पेशल टर्म कौन कौन सी है वो देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1 स्पेशल टर्म लीडर ऑफ हाउस। तो लीडर ऑफ हाउस जो होते हैं लोकसभा के अंदर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ हाउस किसको बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो इंसान बनेगा जो पार्टी लोकसभा के टोटल वोट का 1/10 सीट अगर लेके आती है तो वो क्या बनेगी? ओपोजिशन पार्टी। और ओपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा वो बनेगा लीडर ऑफ ओपोजिशन। नेक्स्ट है विप। विप एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे संविधान के अंदर कई बार लिया जाता है। हाँ, संविधान में हालांकि ये शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है, पार्लियामेंट ने इसको खुद से क्रिएट किया हुआ है। विप क्या होता है? अ विप इज अ रिटन ऑर्डर दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इशूड टू इट्स मेंबर फॉर बीइंग प्रेजेंट फॉर एन इंपॉर्टेंट वोट। यानी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी मामले में अगर वोट डालना है और वोटिंग के मामले में अगर उसको सभी मेंबर चाहिए, तो ऐसे में सभी मेंबर को वो इमीडिएटली सबको एक तरीके से ऑर्डर देकर उनको बुला सकती है। तो चाहे वो मेंबर कहीं भी हो, देश में हो, देश के बाहर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, उनको वोटिंग टाइम में आना होगा। एक स्पेशल ऑर्डर ही आपका विप कहलाता है। एक होता है कोरम। कोरम संख्या क्या होती है? आर्टिकल 100 में इसका जिक्र किया गया है कि टोटल प्रेजेंट मेंबर का जो टोटल प्रेजेंट सीट होती है, चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो। तो लोकसभा की टोटल सीट कितनी है? टोटल इलेक्टेड सीट कितनी है? 550। राज्यसभा के अंदर 250। तो 550 का 1/10 और 250 का 1/10। यानी अगर कोई भी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है तो कोरम नंबर होना चाहिए, यानी 1/10 नंबर होना चाहिए। आपके एग्जाम में कई बार आता है कोरम नंबर कितना होता है? टोटल सीट का 1/10 या 10%, ये होता है कोरम नंबर। क्लियर है? याद रखेंगे आप। एक शब्द आता है आपका लैम डक। लैम डक सेशन। लैम डक सेशन जो है हमारे संविधान में तो नहीं था, पर हमारे पार्लियामेंट में ये जो शब्द है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अमेरिका के जो पार्लियामेंट है, अमेरिका पार्लियामेंट जो कांग्रेस है वहां से इंट्रोड्यूस किया गया लैम डक सेशन। लैम डक सेशन क्या होता है? लैम डक क्या होता है? इट रेफर टू द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा who could not get re-elected the new Lok Sabha are called lame duck। यानी वो मेंबर जो पुरानी लोकसभा के मेंबर तो थे, नए पुरानी लोकसभा के मेंबर थे, पर नई लोकसभा के इलेक्शन में वो लोग इलेक्टेड नहीं हो पाए। पर जब न्यू सिटिंग स्टार्ट होती है तो न्यू सिटिंग में पुरानी लोकसभा के वो मेंबर जो इलेक्टेड हुए हैं, नई लोकसभा के वो मेंबर जो इलेक्टेड हुए हैं, और पुरानी लोकसभा के वो मेंबर जो लास्ट सिटिंग में बैठ रहे हैं, जो पुरानी लोकसभा में इलेक्टेड थे पर नई लोकसभा में जिनका निर्वाचन नहीं हो पाया, वो मेंबर कहलाते हैं लैम डक। याद रखिएगा, लैम डक जो है ये आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस या लोकसभा के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है? और इसको इंट्रोड्यूस कहां से किया गया है? यूएस के जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है जो वहां से। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट्स। यानी संविधान में जो संविधान संशोधन है वो किस तरीके से एक लाए जाते हैं, बिल किस तरीके से लाए जाते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, सिंपली 3 तरीकों से संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर 1, सिंपल मेजोरिटी। यानी संविधान के अंदर अगर संशोधन करना है तो सिंपल मेजोरिटी यानी 50% वोट प्लस 1 वोट, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से हमारी जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके राज्यों के नाम चेंज कर सकती है, नए राज्य बना सकती है, ठीक है, राज्यों की सीमाओं को ऑल्टर कर सकती है। तो ये सारी जो पावर है सिंपल मेजोरिटी से होती है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत यानी प्रेजेंट मेंबर का 2/3 2/3 मेजोरिटी के साथ में वोटिंग जो है ये स्पेशल मेजोरिटी कहलाती है आपकी। और नेक्स्ट है आपका बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। यानी भारत में अगर कोई अमेंडमेंट करता है कि जैसे भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको अगर चेंज करना है, तो ऐसे में पार्लियामेंट के पास में एक स्पेशल मेजोरिटी का कंसेप्ट काम करता है। इसमें होता क्या है कि जो लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से उस बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। इसके बाद में
जो स्टेट्स हैं आपके, ठीक है, इसके बाद में जो आपके स्टेट्स हैं, स्टेट से टोटल स्टेट का जो 50% स्टेट है, 50% स्टेट से 50% प्लस 1 वोट से वो बिल पास कराना जरूरी है। यानी इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। यानी एक तो सिंपल मेजोरिटी से स्टेट से पास कराना जरूरी है और सेंटर यानी पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना जरूरी है, तब जाके संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। और ये वो मामले होंगे जो फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हों। क्लियर है? तो ऐसे में संविधान के अंदर संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? 3 तरीकों से। और संविधान में संशोधन करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368 है, ठीक है। इसके बाद में एक एग्जांपल है, जैसे संविधान में कोई भी प्रावधान आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। संसद में कोरम संख्या, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद और उसके सदस्यों की समितियों और विशेष अधिकार, या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग से रिलेटेड जो भी काम मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये विदाउट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हो सकता है। यानी जितनी बातें मैंने बाहर करी हैं ये अनुच्छेद 368 के दायरे से सब बाहर है, चाहे वो संसद सदस्यों का वेतन हो, भत्ते हो, कोरम संख्या हो, अंग्रेजी जो आपकी भाषा है इंग्लिश उसको यहाँ पर यूज करना हो या ना करना हो, ये सारी बातें आर्टिकल 368 से बाहर जाकर करी जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका स्पेशल राइट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटीज यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट है आपका दोज प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर related to the federal structure of the state system can be amended by the special majority of parliament and also by a simple majority of the legislative of half of state। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो तीसरे टाइप का अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपसे बात भी करी थी तीसरे टाइप का अमेंडमेंट की। इसी अमेंडमेंट की जो डेफिनेशन है वो जो यहाँ पर क्लियर करी गई है। क्लियर है? उसी अमेंडमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में। संविधान जो हमारी संसद है, संसदीय समितियां क्या होती हैं? तो संसदीय समितियां सांसदों का एक पैनल होता है जिसे संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक पैनल है जो संसद के कार्यों का एक तरीके से अवलोकन करती है, कार्यों का उसको देखती है, एक तरीके से उसको चेक करती है, वो होती है संसदीय समितियां। द कमिटीज वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, चेयरमैन एंड इट्स प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन। यानी समिति जो होती है अध्यक्ष यानी लोकसभा, सभापति यानी राज्यसभा के जो निर्देशन में काम करती है और अपनी रिपोर्ट भी अध्यक्ष और सभापति को ही सौंपती है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रिटेन की संसद से। एग्जाम में कई बार आता है पार्लियामेंट्री कमेटी का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 105 जो है, आर्टिकल 105 जो है ये संसदीय समितियों को एक विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 क्या बताता है भाई? आर्टिकल 118 बताता है आर्टिकल 118 गिव पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस। यानी आर्टिकल 118 का इस्तेमाल करके संसद, आर्टिकल 118 का इस्तेमाल करके संसद की प्रक्रिया और कामकाज के संचालन को नियमित और विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। यह आर्टिकल 118 है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की विभिन्न समितियां कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट हैज मल्टीपल टाइप ऑफ कमेटी, यानी भारतीय संसद में मल्टीपल टाइप ऑफ कमेटीज के बारे में चर्चा करी गई है। नेक्स्ट है आपका दे कैन डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, देयर मेंबरशिप एंड द लेंथ ऑफ देयर टेन्योर। यानी जो समितियां होती हैं ये अपने कार्य, सदस्यता और कार्यकाल को लेकर अलग अलग भागों में डिवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है आपका हालांकि मोटे तौर पर
संसद में समितियां दो प्रकार की होती है, मोटे तौर पर संसद में समितियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी यानी आपकी परमानेंट कमेटी, एक होती है आपकी तदर्थ समितियां यानी एडहॉक कमेटियां। एडहॉक कमेटियां वो कमेटीज होती हैं जो कि समय समय पर संसद में आप एक तरीके से स्टार्ट करी जाती है, उनको सेट किया जाता है। वो एक होती है परमानेंट कमेटी जो हर साल जिनको एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उनको कभी भी खत्म नहीं करा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग कमेटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज। यानी भारत में स्थायी समितियां जो हैं इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमेटीज। नंबर 2 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। नंबर 3 कमेटीज ऑफ इंक्वायरी यानी जांच के लिए समितियां। नंबर 4 कमेटीज ऑफ स्क्रूटनीज एंड कंट्रोल यानी जांच और नियंत्रण के लिए समितियां। नंबर 5 कमेटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेस यानी संसद या लोकसभा या राज्यसभा की डे टू डे एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। वाइल द एड हॉक कमेटीज आर टेम्पोररी एंड सीज ऑफ एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइंड टू देम। यानी कुछ एड हॉक कमेटीज ऐसी होती हैं जो जिस काम के लिए, जिस वर्क के लिए जिनको एस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे ही वो वर्क पूरा होता है तो ऑटोमेटिक वो कमेटी उस दिन से काम करना बंद कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्हें आगे जांच समितियों और सलाहकार समितियों में विभाजित किया जा सकता है। अलग अलग समितियों में कुछ समिति ऐसी होंगी जो एडवाइजरी कमेटी होंगी, कुछ कमेटी ऐसी होंगी जो आपकी इंक्वायरी कमेटीज होंगी, तो अलग अलग कमेटीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज। इन्हें पार्लियामेंट्री कमेटीज की सिग्निफिकेंस यानी उनके क्या क्या स्पेशल वर्क हैं, स्पेशल राइट्स हैं। तो बात करें प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज यानी जो लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज है, कार्यकारी शक्तियां हैं, जैसे कि मोस्ट एमपी आर नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक बीइंग डिस्कस यानी अधिकांश सांसद चर्चा किए जा रहे विषयों पर विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। वे सामान्यवादी हैं जो लोगों की नब्ज को समझते हैं लेकिन निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों और हितधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं। यानी कुछ कमेटीज जो होती हैं, कमेटीज को ये स्पेशल राइट होते हैं कि जो मेंबर होते हैं, अधिकार जो सांसद होते हैं, सांसदों को चर्चा किए जा रहे विषयों पर विशेषज्ञ नहीं माना जाता है, इसलिए कुछ ऐसे मेंबर कमेटीज के मेंबर बनाए जाते हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में स्पेशल होते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज आर मेंट टू हेल्प एमपी सीक एक्सपर्टीज एंड गिव देम टाइम टू थिंक अबाउट इशू इन डिटेल यानी संसदीय समितियां सांसदों को विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करने और उन्हें मुद्दों पर विस्तार करने व सोचने के लिए समय देती हैं। क्लियर है। यानी एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर कोई भी वर्क किया जाए उसको अच्छे से सुचारू रूप से किया जा सके, ऐसे में पार्लियामेंट्री कमेटी सारे वर्क को, सभी जो कार्य है उनको करने में एक तरीके से मदद करती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, ठीक है। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। इसके जो मेंबर होते हैं, इसके मेंबर कितने होते हैं? इसके मेंबर होते हैं 22। लोक लेखा समिति के मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। इन 22 मेंबर्स में 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला हिस्सा होता है 15 मेंबर कहां से आते हैं? ये आते हैं आपके लोकसभा से, और 7 मेंबर कहां से आते हैं? ये आते हैं आपके राज्यसभा से, ठीक है। इस कमेटी का एक काम होता है पोस्टमार्टम करने का। एग्जाम में कई बार आता है पोस्टमार्टम कमेटी किसको बोला जाता है? तो पोस्टमार्टम कमेटी बोला जाता है आपकी लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को। क्लियर है। इसको भारत में सबसे पहले स्टेब्लिश कब किया गया? तो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है आपका। उस एक्ट की सिफारिश के बाद में 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी को स्टेब्लिश किया जाता है, याद रखिएगा। बात करें अपॉइंटमेंट, तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो जो आपकी कमेटीज होती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष की पावर होती है कि जो कमेटीज होती हैं इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनकी क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये इनकी पावर होती है, स्पेशल पावर होती है। इसके बाद में बात करें आपकी एक कमेटी है आपकी जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट कमेटी यानी प्राकलन समिति।
प्राक्कलन समिति को संविधान के अंदर 1950 में ऐड किया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी में। एस्टिमेट कमेटी एक परमानेंट कमेटी है, ठीक है। इसके मेंबर जो होते हैं टोटल 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30। और 30 के 30 कहाँ से आते हैं? आपके लोकसभा से आते हैं। कहाँ से आते हैं भाई? आपके लोकसभा से आते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, द इलेक्शन इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी जो मेंबर्स होते हैं कमेटीज, एस्टिमेट कमेटीज के मेंबर्स को कैसे अब कैसे एक तरीके से इलेक्ट किया जाता है। तो आपका कैसे इलेक्ट किया जाता है आप बताएंगे इसमें। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इन जो मेंबर होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति जो है आपकी, प्राक्कलन जो आपकी समिति है, ठीक है, इसके मेंबर कितने, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो प्राक्कलन समिति के मेंबर है 30 और ये हमारी संसद की सबसे बड़ी कमेटी है, सबसे बड़ी समिति है। इससे बड़ी समिति कोई नहीं है। 30 के 30 मेंबर कहाँ से आते हैं? आपके लोकसभा से आते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है? ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं। नंबर 1 बजट सेशन। नंबर 1 कौन सा सेशन होता है? बजट सेशन। बजट सेशन जो कि फरवरी माह से स्टार्ट होता है और मई तक चलता है। सेकंड क्या होता है? मॉनसून सेशन। क्या होता है? मॉनसून जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है आपका। और थर्ड होता है आपका विंटर सेशन। विंटर आपका नवंबर टू दिसंबर। यानी हमारे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री सेशन कितने होते हैं? तो आप बताएंगे पार्लियामेंट्री सेशन 3 टाइप के होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर। नेक्स्ट है आपका एडजोर्नमेंट। एडजोर्नमेंट क्या होता है? स्थगन। एडजोर्नमेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है कि लोकसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्टॉप कर देना। और ये पावर किसके पास में होती है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। क्लियर है? और इसमें टाइम जो है डिसाइड किया जाता है कि कितने समय के लिए लोकसभा की कार्यवाही को रोका जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एडजोर्नमेंट साइन। एडजोर्नमेंट साइन डाई यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो इसको बोलते हैं आपका एक तरीके से जो ये वाला एडजोर्नमेंट होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें टाइम जो है ना फिक्स नहीं किया जाता, अनिश्चित काल के लिए होता है। तो इसमें होता क्या है? इसको बोलते हैं हम 17वासान। क्या बोलते हैं इसको? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन यानी 17वासान। 17वासान का इस्तेमाल राष्ट्रपति आर्टिकल 85 का सब सेक्शन 2 का ए के तहत करते हैं। इसमें क्या होता है? लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाता है। तो 17वासान यानी प्रोरोगेशन जो वर्ड है ये राष्ट्रपति के लिए है, ये भी लोकसभा की कार्यवाही को स्टॉप करने के लिए होता है, पर इसमें टाइम और डेट फिक्स नहीं होती। और जो एडजोर्नमेंट होता है ऊपर वाला जो होता है इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और उसमें टाइम डेट फिक्स करी जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। प्रश्न काल क्वेश्चन आवर जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बारे में कोई भी चर्चा, कोई भी बात नहीं करी गई है। क्वेश्चन आवर क्या है आपका? द क्वेश्चन आवर सेशन ऑफ लोकसभा स्टार्ट फ्रॉम 11 AM टू 12 PM। यानी क्वेश्चन आवर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है आपका। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्टर्स। यानी क्वेश्चन आवर में क्या होता है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ये मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं जो कि आपके पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन भी इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मंत्री जो होते हैं ओरल आंसर देते हैं। इसमें क्या होता है? आपको पहले ही इन रिटर्न आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और मंत्री इस पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं? ओरली आंसर देते हैं। नेक्स्ट होता है आपका अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन यानी अतारांकित प्रश्न। इसमें मिनिस्टर जो होते हैं अपने आंसर्स इन रिटर्न देते हैं। इसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से एकदम से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर मिनिस्टर किस में देंगे? इन रिटर्न। इसको क्या बोलेंगे? अनस्टार्ट क्वेश्चन। एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है इसमें बिफोर 10 days, ठीक है, यानी 10 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं? इनको 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि किसी भी मिनिस्टर से किस टाइप का सवाल किस सब्जेक्ट पर पूछा जाना है। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की मिनिमम
जो आपका ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 10 डेज, ठीक है, 10 डेज पहले, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं 0 आवर। 0 आवर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे यहाँ पर क्या है 0 आवर। तो 0 आवर जो है इसमें 12 से 1 का जो समय होता है वो आपका 12 से 1 का जो समय होता है वो 0 आवर का होता है। 0 आवर में होता है क्या है, जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो किसी भी पब्लिक मैटर्स को विदाउट एनी प्रायर नोटिस के उठा सकते हैं। कोई भी ऐसा पब्लिक वर्क, कोई भी ऐसा पब्लिक मैटर जो कि जिस पर बात होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, तो विदाउट प्रायर नोटिस के वो 0 आवर में उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। 0 आवर जो है भारतीय संविधान के अंदर, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर 1962 से यूज किया जा रहा है। याद रखिएगा 0 आवर को कब से यूज किया जा रहा है, तो आप बताएंगे 0 आवर को यूज किया जा रहा है 1962 से, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मोशन। लोकसभा के अंदर कुछ मोशंस लाए जाते हैं। सबसे पहले क्लोजर मोशन। क्लोजर यानी समापन मोशन। समापन मोशन क्या होता है, इसमें ये ऐसा प्रस्ताव होता है कि किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है जिस पर चर्चा पहले हो चुकी है तथा अब सिर्फ मतदान यानी वोटिंग की जानी है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, क्लोजर मोशन। नेक्स्ट है आपका कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर क्या होता है, ओनली इंपॉर्टेंट क्लोजर टेक अप दो डिबेट्स, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पर बहस करनी है, जिस पर मतदान करना है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर बात करी जाएगी, उसको बोलेंगे कंगारू क्लोजर। एक होता है आपका गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन क्लोजर जब किसी को देखकर वापस चर्चा, जब किसी पॉइंट पे पहले चर्चा हो चुकी है, उन पॉइंट्स पर अब चर्चा नहीं होगी, ऐसे पॉइंट्स जो छूटे हुए पॉइंट्स हैं उन पे अब चर्चा करनी है, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको बोलेंगे हम गिलोटिन क्लोजर्स। एक होता है प्रिविलेजेस मोशन, विशेष अधिकार प्रश्न। विशेष अधिकार प्रश्न जो है यह किसी मंत्री के द्वारा संसदीय विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, यानी कोई भी मिनिस्टर अपनी प्रिविलेजेस, अपनी पावर्स का मिसयूज करता है, तो ऐसे में उसकी पावर्स और मिसयूज के बारे में लोकसभा के अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना और बताना कि किस मिनिस्टर्स ने अपनी पावर्स को किस तरीके से मिसयूज करा है, उसके लिए जो मोशन लाया जाता है उसके लिए बोलते हैं प्रिविलेजेस मोशन। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर कॉलिंग अटेंशन मोशन, यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, किसी मंत्री का ध्यान संसद में विशेष महत्व के मामलों पर आकर्षित कराया जाता है, यानी संसद के अंदर कोई ऐसे विशेष महत्व के मामले हैं, स्पेशल अटेंशन के जो मैटर्स हैं जिस पर संसद या मंत्रिमंडल का ध्यान जाना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। एक होता है एडजोर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पर को पास करने के लिए कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, तो कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स की। स्थगन प्रस्ताव को पास कराने के लिए कितने मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, 50 लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 of the constitution says that the council of ministers shall be collectively responsible of the लोक सभा, यानी आर्टिकल 75 बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। तो ऐसे में अगर कोई भी मंत्री के ऊपर, ठीक है, करप्शन के चार्जेस लगते हैं या ओपोजिशन को लगता है कि अभी फिलहाल में जो बहुमत दल है वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, उसके पास में मेजोरिटी लेवल कम हो गया है, तो ऐसे में अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकता है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है जिसमें जो बहुमत दल की सरकार है वो अपना बहुमत साबित करती है, और अगर बहुमत साबित हो जाता है तो कॉन्फिडेंस मोशन पास माना जाएगा, और अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, सरकार गिर जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद और हर साल, यानी हर साल के पहले वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं और एक वेलकम स्पीच देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। यूथ पार्लियामेंट क्या होती है आपकी, यूथ पार्लियामेंट मीन्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ टू स्पीक अप, पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी डायरेक्शन एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोथ एजेंडा ऑफ द कंट्री, यानी यूथ पार्लियामेंट का मतलब है युवाओं के लिए बोलने, नीतिगत दिशा में भाग लेने और देश के विकास के एजेंडे पर
प्रभाव डालना, ये है आपका यूथ पार्लियामेंट। क्लियर है? इन यूथ को एक तरीके से अप्रिशिएट करना इंडियन डेमोक्रेसी का पार्ट बनने के लिए। नेक्स्ट है आपका मनी बिल। मनी बिल संविधान के आर्टिकल 110 का पार्ट है। मनी बिल संविधान के किस पार्ट का हिस्सा है? 110 का पार्ट है मनी बिल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इसका कोई भी स्पेशल राइट नहीं होता है। क्लियर है? और ये लाया क्यों जाता है? द इम्पोजिशन ऑफ अबोलिशन रिमिशन ऑल्ट्रेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस, यानी किसी भी कर का अधिरोपण करना, उसका उन्मूलन करना, छूट प्राप्त करना या परिवर्तन करने के मामले में मनी बिल लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका द रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यानी इस बिल का यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? पैसा उधार ले सकती है। ठीक है, एक आता है आपका फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। फाइनेंशियल बिल अलग है, मनी बिल अलग है। फाइनेंशियल बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फर्स्टली कहीं भी, बट मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस बाय द लोकसभा। ठीक है, इन लोकसभा। नेक्स्ट है आपका फंड। फंड कितने टाइप के होते हैं भाई हमारे पार्लियामेंट के अंदर? तो फंड की बात करेंगे तो फंड 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कॉन्सोलिडेट फंड यानी भारत की संचित निधि, जो कि आर्टिकल 266 में इंट्रोड्यूस की गई है, नंबर 1। नंबर 2 है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी आर्टिकल 266 के अंदर। और नेक्स्ट है आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 267 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो 3 टाइप के फंड्स होते हैं हमारे। कंटीजेंसी फंड का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास में होता है, और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल किसके पास में होता है? पार्लियामेंट के पास में होता है, संसद के पास में होता है। क्लियर है? तो बात करें फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे हमारे, तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन बने हमारे? गणेश वासुदेवा मावलंकर। क्लियर है? गणेश वासुदेवा मावलंकर। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंट टाइम के हमारे स्पीकर कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी पार्लियामेंट के मल्टी डायमेंशनल रोल किस प्रकार से हैं? जैसे फाइनेंशियल पावर और फंक्शन, दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, लेजिस्लेटिव पावर्स, इलेक्टोरल पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। तो ये सारी की सारी पावर्स क्या है हमारी? पार्लियामेंट की स्पेशल पावर्स हैं। क्लियर है? इसके बाद में कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। नंबर 1 आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 79। ये क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी संसदीय व्यवस्था का एक तरीके से स्टार्टिंग। तो संसद से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो किस में है आपका? आर्टिकल 79 के अंदर। आर्टिकल 83 क्या बताता है? ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं इनकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 83 के अंदर। आर्टिकल 102 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी जो मेंबर्स हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होगी, वो आर्टिकल 103 में बताया गया है। आर्टिकल 108 में क्या है? जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आर्टिकल 110 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हम सिंपल सी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल सी भाषा में हम बजट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है संसद में जब बजट पास किया जाता है, क्लियर है, लोकसभा के अंदर, तो बजट पास करने से पहले जो बिल पास किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन एज अ फाइनेंशियल बिल, यानी फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं आपके? तो फाइनेंशियल बिल वो बिल होते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं। इसमें आपकी जो मनी है, पैसा है, इसकी डिमांड करी भी जा सकती है और नहीं भी करी जा सकती है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इस बिल के मामले में इक्वल पावर रखती है। क्लियर है? पॉइंट 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 122 कोर्ट्स नोट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी संविधान के अंदर ये पार्लियामेंट को स्पेशल पावर दी गई है कि संसद के अंदर कोई भी मैटर्स पर बात की जाती है, कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है, तो भारत के न्यायालय जो कोर्ट है उसको ये अधिकार नहीं है कि पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग पर अपनी इंक्वायरी कर सके या अपना कोई भी डिसीजन दे सके। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे स्पेशल पावर दी गई है आपकी पार्लियामेंट को। क्लियर है? तो ये था आपका पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड चीजें, यानी यूनियन पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है।
पार्ट 6 के अंदर आपकी स्टेट आती है। स्टेट में आपका गवर्नर ऑलरेडी हम करा चुके हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करती हैं जैसा आपका पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा वर्क करती है। क्लियर है? बाकी आर्टिकल्स पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ख़त्म करेंगे आपका स्टेट, और स्टेट के साथ हम यूटीज को भी साथ के साथ इंक्लूड कर लेंगे। धन्यवाद।